लेक्चर्स में आप लोगों ने कूलॉम्स लॉ, चार्ज, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और डायपोल इतने टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम लोग जो अगली सीरीज चल रही है इसमें गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारे पास दो टूल्स हैं, पहला कूलॉम्स लॉ और दूसरा गॉस लॉ। कूलॉम्स लॉ हम यूज करते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी विविध आवेश वितरण के लिए, यानी जहां पर हमें चार्जेस की अलग अलग, जितने हमारे पॉइंट चार्ज हैं उन सब की अलग अलग लोकेशंस का पता होता है। यानी हर पॉइंट चार्ज हमारे लिए क्या होता है, आइडेंटिफाइड होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जहां पर पॉइंट चार्ज है 3 कूलम का, 4 कूलम का या 3e, 4e, -5e, ne के चार्ज हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अभी तक हम लोगों ने जिस टूल का उपयोग किया है उसे हम क्या वहां पढ़े हुए हैं, कूलॉम्स लॉ। लेकिन अब क्या होगा, हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। यानी जैसे ये मार्कर है या एक कोई मेटल की बॉल है या कोई मेटल की एक शीट है या जैसे ये माइका की एक शीट है ना, तो अगर इसको चार्ज दे दिया जाए तो इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यानी इस पर हम लोग मान लीजिए इस पर हम लोगों ने 1000 कूलम का चार्ज दिया, तो अब हमारे पास ये नहीं पता कि यहां वाला चार्ज कितना है या यहां पे चार्ज कितना है या यहां पे चार्ज कितना है। हमें क्या पता है कि इस टोटल इतने एरिया में क्यू कूलम का चार्ज दिया गया है। तो जहां पर चार्जेस का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर हमारा जो कूलम लॉ है वो अप्रोक्सीमेशंस के साथ लगना शुरू हो जाता है, और वहां पर जो कारगर टूल होता है वो क्या है, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। और इस चैप्टर में जो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में जो बॉडीज हम लोग देखेंगे वहां पर ये ध्यान रखेंगे कि वो बॉडीज सिमेट्रिक होंगी, क्योंकि सिमेट्रिक बॉडीज पर जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको लगाना, उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, सिमेट्रिकल बॉडीज चार्ज, जब वो चार्ज होती हैं तो उनके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और वहां से हम लोग E और V के रिलेशन से पोटेंशियल भी फाइंड कर लेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे। तो इतनी चीजें हमें इस गॉस लॉ वाली सीरीज में कवर करनी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी, यानी उन टर्म्स के मतलब क्या होंगे एक लेमैन की लैंग्वेज में, जो हम लोग बार बार इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या यूज किया जाता है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा वो है फ्लक्स। बार बार यूज होगा फ्लक्स। फिर मतलब इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज करेंगे, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स यूज करेंगे। तो जो फ्लक्स है ये किससे बना हुआ है, फ्लो से। और फ्लक्स को अगर हम नॉर्मली डिफाइन करना चाहें तो फ्लक्स होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो एट अ क्रॉस सेक्शन, at a cross section or through a surface। यानी अगर हम एक इमेजिनरी सरफेस ले लें इस तरीके से, तो पर सेकेंड इससे होकर गुजरने वाला जो एक लिक्विड, अगर एक कोई लिक्विड ले लें, उस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा जो पर सेकेंड इससे पास होगा वो क्या कहलाएगा, इससे एसोसिएटेड या इससे एसोसिएट होने वाला या इसको क्रॉस करने वाला फ्लक्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा सरफेस है ये एस है मान लीजिए, तो इस सरफेस से इस डायरेक्शन में क्या कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, नहीं, यानी इधर की तरफ फ्लक्स कितना है, 0। अगर ये सरफेस ऐसे सीधे परपेंडिकुलर ना होकर के कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होता, तो इसका ज्यादा एरिया कवर कर रही है, यानी ये जो लाइंस, जो ये लिक्विड लाइंस यहां से फ्लो हो रही हैं, ये इसका ज्यादा एरिया कवर कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी इस तरफ, यानी ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो कहने का ये मतलब है यहां पर कि जो फ्लक्स है वो केवल पास होने वाली लाइंस पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस सरफेस के, जिस सरफेस पे हम फ्लक्स देख रहे हैं उस सरफेस के ओरिएंटेशन
यानी इसका जो अभिविन्यास है, रखने का तरीका है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जो फ्लक्स है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? दो बातों पर। पहला, फ्लो होने वाला जो लिक्विड है, ये अभी हम लोग नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, फ्लो होने वाला लिक्विड या इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली चीज तो इन पर, और दूसरा जिस सरफेस पर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस सरफेस के ओरिएंटेशन पर। अब अगर इसी पॉइंट पर एक व्यक्ति बैठ जाए तो और वो इस तरफ देखे तो उसे लगेगा कि ये फ्लक्स उसकी तरफ आ रहा है, और अगर ये अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमा ले तो इसे क्या लगेगा कि ये फ्लक्स उससे दूर जा रहा है। तो यहां पर क्या है, हमें इस सरफेस का ये जो एरिया है इसका ओरिएंटेशन और इसकी डायरेक्शन ये दोनों महत्वपूर्ण दिखती हैं। इसलिए जो अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे वो एरिया को उसकी डायरेक्शन के साथ इंक्लूड करते हुए एरिया वेक्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? एरिया वेक्टर। तो इसको हम लोगों ने पहले मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं वेक्टर के माध्यम से, हमें खुद पता लग जाएगा कि क्यों एरिया को हम लोग वेक्टर बोल रहे हैं। तो यहां पर एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया हुआ है जो कि किसमें? एक्स वाई प्लेन में है। किसमें है? एक्स इंटू वाई प्लेन में। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाला जो है पॉइंट, ये दूरी है 4 और ये है 10, ये है 4 और ये है 8। तो इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 4,4। इसके कितने बनेंगे? 10 आगे गए, 4 ऊपर आए, 10,4। ठीक है। इसके कितने बनेंगे? 4 आगे गए और 8 ऊपर, यानी 4,8। और इसके कितने होंगे? 10 आगे 8 ऊपर, तो 10,8। अब अगर इस पॉइंट को मैं क्या मानूं? एक रेफरेंस पॉइंट मान लूं, तो हम लोग ये वेक्टर फाइंड कर सकते हैं ना, 2 पॉइंट से बना हुआ वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? 4i प्लस 4j, और इसका कितना आएगा? 10i प्लस 4j, यही आएगा ना। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर ये पॉइंट हमारा हो, यहां पर मैं मान, ये है P, Q, R और S। तो सिंस वेक्टर OP यानी P का पोजीशन वेक्टर ये कितना होगा इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? 4i प्लस 4j। ऐसे ही OQ कितना हो जाएगा? 10i प्लस 4j। और ऐसे ही OS ये कितना हो जाएगा? 4i प्लस 8j। और OR जो आएगा ये कितना आएगा हमारा? 10i प्लस 8j। अब इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? वेक्टर PQ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ फाइंड कर सकते हैं, जो कि इस रेक्टेंगल की क्या है? लेंथ है, जो कि इस रेक्टेंगल की लेंथ है। तो वेक्टर PQ क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी OP माइनस OQ। जिन बच्चों को ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी वेक्टर की, आप वेक्टर का वीडियो देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इनको जब आप आपस में घटाइएगा, सॉरी OQ, फाइनल पोजीशन OQ माइनस OP। ठीक है। तो OQ में से OP को आप घटाएंगे तो 10i प्लस 4j में से 4i प्लस 4j जाएगा, 10i प्लस 4j माइनस 4i माइनस 4j, 4j से 4j कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा? वेक्टर PQ इज इक्वल टू 6i कैप। ठीक है। वैसे ही ये जो इसकी ब्रेथ है, चौड़ाई, ये कितनी है? वेक्टर PS। वेक्टर PS हो जाएगा वेक्टर OS माइनस वेक्टर OP, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वेक्टर OS कितना है हमारा? 4i प्लस 8j माइनस वेक्टर OP 4i माइनस 4j, 4i कैंसिल, 8j में से 8j को आप घटाएंगे, 4j को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4j। अब देखिए हमें क्या मिल गया? ये वेक्टर L भी मिल गया और वेक्टर B भी। ये है हमारा वेक्टर L और ये क्या है? वेक्टर B। तो हम जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू कितना होता है? L इंटू B। लेकिन अगर इसकी जगह हम लोग क्या करें? L की जगह वेक्टर L, B की जगह वेक्टर B रखें, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एरिया भी क्या मिल जाएगा? वेक्टर मिल जाएगा। अब जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 6i इंटू 4j। तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 4 24 i क्रॉस j। और ये बच्चों i
जे के, इसका ये जो सीरियल चलेगा ये इस तरीके से चलता है। यानी अगर आई क्रॉस जे लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के कैप। और अगर कहीं इस सीक्वेंस का उल्टा चले यानी जे क्रॉस आई करते तो क्या मिलता, माइनस के। तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के। यानी जो एरिया वेक्टर आया ये कितना है, 24 के कैप। ये हमारा आ गया एरिया वेक्टर। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन जरा देखो ये चीजें दिखा क्या रहा है। इसकी ये साइड की लेंथ कितनी है, 6, और ये वाली साइड 4। यानी इसका एरिया नॉर्मल फॉर्मूले से कितना आएगा, 6 × 4 = 24। ठीक, यानी एरिया वेक्टर के बारे में हमें यहां से दो चीजें क्लियर हो रही हैं। ये ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पर देखिए एरिया वेक्टर के बारे में दो चीजें क्लियर हो रही हैं। हमारा एरिया वेक्टर आया कितना, 24 के कैप, और एरिया कितना है, यानी ये है 24। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 24, और डायरेक्शन क्या है, के कैप। यानी एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ सरफेस। यानी किसी एरिया वेक्टर का जो परिमाण आएगा वो एरिया के सरफेस के एरिया के बराबर होगा। लेकिन जो डायरेक्शन होगी ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, और इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, के, यानी ऐसे जेड। बट इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ एरिया। यानी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होती है। और सवाल लगाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि एरिया की जो डायरेक्शन ली जाएगी वो हमेशा सरफेस टू ऑब्जर्वर ली जाती है। यानी ये अगर एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर आप निकालना चाहते हो तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये सरफेस है, आप ऑब्जर्वर है, यानी इसकी डायरेक्शन हमेशा एरिया टू ऑब्जर्वर ली जाती है। डायरेक्शन जो डायरेक्शन ली जाएगी ये हमेशा किधर से किधर ली जाती है, एरिया टू ऑब्जर्वर। ठीक है, जैसे ये यहां पर अगर हम लोग कोई एक बुक ले लें ऐसे, या ये फोन ले लें, मोबाइल फोन ले लें, तो अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपके लिए एरिया की डायरेक्शन ये है। मैं देख रहा हूं इधर से, तो मेरे लिए एरिया की डायरेक्शन किधर है, मेरी तरफ है। ये पीछे वाले सरफेस की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मेरी तरफ है। ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो ली जाएगी वो हमेशा किधर से किधर, एरिया से ऑब्जर्वर की तरफ ली जाती है। तो एरिया वेक्टर के बारे में केवल दो बातें जाननी है कि एरिया वेक्टर, किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड सरफेस के एरिया के बराबर होता है, और डायरेक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। तो अब हम लोग अपने रूट पे आते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, हम लोग अभी इस डेफिनेशन से समझेंगे और एक एक्सप्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, अब फ्लक्स तो वही है, रेट ऑफ फ्लो या कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है यूनिट एरिया में से। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम मान ले किसी पॉइंट पर एक इमेजिनरी सरफेस है, तो उस सरफेस से पास होने वाली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि उस सरफेस से एसोसिएट हो गया है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट होने का मतलब क्या है कि इस सरफेस से कुछ एनर्जी एसोसिएट हो गई है, बद्ध हो गई है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये बताता है कितनी एनर्जी एसोसिएट हुई है हमारे सरफेस से इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हम लोग निकालने चलते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं हम लोग, फाई से। लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय फाई। अभी इसका नेचर भी हमें पता लगेगा, एक्सप्रेशन इसका नेचर खुद बताएगा कि कैसा होता है। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है यानी उनका नंबर, वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी उसके मैग्नीट्यूड को। यानी अगर हम देखें कि
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या है? फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी। जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सघन है, बहुत ज्यादा है, वहां पर फील्ड क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी, यानी E की वैल्यू ज्यादा होगी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, यानी उसकी डेंसिटी क्या है, वहां पर E क्या होगा? वीक होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कौन शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या। तो इलेक्ट्रिक ये E क्या है? बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन यूनिट एरिया। ठीक है ना? तो अगर किसी जगह पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब कि वहां पर एक यूनिट एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी? E, यानी E की कुछ वैल्यू होगी 10 वोल्ट पर मीटर या 10 न्यूटन पर कूलॉम। तो इसका मतलब कि वहां पर अगर हम कोई एक उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट एरिया रख दे तो उससे परपेंडिकुलर जो पास करने वाली लाइन होगी यूनिट एरिया में, वो कितनी होगी? 10 लाइंस होंगी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through एरिया ए। अगर यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? E, तो ए एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी? ये हो जाएगा E इंटू ए। ये तो होगा ना? और ये क्या है? इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस क्या हो गई? यही फ्लक्स हो गया, विच इज फ्लक्स एसोसिएटेड टू एरिया। यानी फाई कितना हो जाएगा? E इंटू ए। तो अगर ये हमारा एक एरिया है A और यहां से ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? E। तो इसका जो यूनिट एरिया होगा, यानी 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर बाय 1 मीटर या 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर का ये जो एरिया है, इसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर क्या होगी? वही ये जो E की वैल्यू है, इसमें से E नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक? तो अगर 1 एरिया में से, यानी 1 मीटर स्क्वायर या यूनिट एरिया में E लाइंस है, तो पूरे ए एरिया से कितनी लाइंस एसोसिएट हो जाएंगी? E इंटू ए। बहुत सीधा सा गणित है, यूनिटरी मेथड है। लेकिन मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस ना कर रही होती, क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। ठीक है, इसको आप चाहिए तो नोट कर लीजिए, मैं मिटा के ऊपर कहीं कर रहा हूं। अब हम वो केस देखेंगे जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया के परपेंडिकुलर नहीं होगा। सपोज कर लो ये है आपका एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। ये होगा एरिया वेक्टर, है ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे अगर सीधे क्रॉस करती तब तो वो परपेंडिकुलर होता, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको ऐसे क्रॉस कर रही हैं। ये है E, वेक्टर E, यानी एरिया वेक्टर और E के बीच में कितने का एंगल है? थीटा डिग्री का एंगल। कितने का एंगल है? यानी अब यहां पे क्या होगा? E के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग एरिया और दूसरा परपेंडिकुलर टू एरिया। तो अगर यहां पर बेटा इस E का हम लोग कंपोनेंट करें ऐसे, तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा? E cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा? E sin थीटा। तो यहां पर जो फ्लक्स एसोसिएशन होगा वो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो इस सरफेस को कट ही नहीं कर रही है। केवल E cos थीटा के कारण ही क्या होगा? फ्लक्स एसोसिएट होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल E cos थीटा कंपोनेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड में से केवल ई कॉस थीटा वैल्यू ही क्या कर रही है, फ्लक्स एसोसिएट करा पा रही है, ई साइन थीटा फ्लक्स एसोसिएट नहीं करा पा रही है। तो यहां पर जो फाई की वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, ई इंटू ए कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों वेक्टर है, ये उनका मैग्नीट्यूड है, ये क्या है बेसिकली, ये ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड है, यानी ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिखा हुआ है। तो इसको फाई को अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, ई डॉट ए, कितना हो जाएगा, ई डॉट ए। इसका मतलब, अच्छा इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है, वोल्ट पर मीटर, है ना, और ए की मीटर को, यानी इसकी यूनिट, पहली यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट मीटर। ठीक है, दूसरी इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन पर कूलॉम, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। और जो दूसरी यूनिट है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उसे हम बोलते हैं वेबर, क्या बोलते हैं, वेबर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी कैसी आई बच्चों, स्केलर, क्यों, क्योंकि ये ई और ए के डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है। कैसे मिल रही है ये आपको मैंने बताया, ठीक है। अब ये जो फाई ई है, इसको फाई या फाई ई कुछ भी आप लिख ले, फाई ई लिख ले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी लिख लीजिएगा, ये अपना कंसर्न है, आप क्या लिखते हो। तो फाई ई की वैल्यू कितनी आई हमारी, ई ए कॉस थीटा। यानी देखो अब जो फ्लक्स का चेंज है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो ई पर, दूसरा ए पर, और तीसरा थीटा पर, यानी ई और ए के बीच के एंगल पर। अब यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है और नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। कहां कहां पर, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखते हैं कि इस गणित को हम कैसे अपनी फ्लक्स में फिजिकली सिग्निफिकेंस इसकी देखते हैं, कैसे हमारे लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी इस मैथमेटिक्स से हमें एक लेमैन का कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए। तो देखो बच्चों, हम लोग देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स कैसे निकलेगा। तो ये मैंने एक एक्स वाई एक्सिस ले लिया हुआ है, ठीक है, और ये इस तरीके से एक सरफेस रखा हुआ है, यानी ये जो सरफेस है ये किधर, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ इसके सरफेसेस हैं। यहां पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर क्या बैठा है, ऑब्जर्वर बैठा है। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, यहां पर, ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एरिया वेक्टर से अलग अलग एंगल पर आएगी। तो एक मैथ्स का एक बहुत छोटा सा रूल है ना, ट्रिग्नोमेट्री का, एएसटीसी, एएसटीसी यानी ऑल सिल्वर टी कप्स, इस तरह से तमाम रूल बनाए थे। यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होगा, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। फिर यहां 90 से 180 के बीच में साइन और 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक, केवल यही पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फिर 180 से 270 तक क्या होगा, टी यानी टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब साइन कॉस सेक कोसेक नेगेटिव होंगे। लेकिन 270 से 360 के बीच में, यानी यहां पर क्या होगा, कॉस और सेक 1 अपॉन कॉस, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। यानी अगर कॉस थीटा को देखा जाए तो 0 से +90 और 0 से -90, ये दोनों वैल्यूज में कॉस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। यानी इस, अगर हमारा ए और ई के बीच का एंगल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं कैसे पड़ेगा। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस देखने वाले को लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लीजिए, तो यहां पर क्या हो गया,
ये वैल्यू थीटा, इस थीटा के लिए कॉस क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पर क्या हो गया? ये वैल्यू थी, सपोज कर लीजिए अल्फा है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा? कॉस पॉजिटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो भी बनेगा ई ए कॉस थीटा, तो ई और ए तो पॉजिटिव ही है, कॉस थीटा भी यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव। और यहां पर क्या हो जाएगा? ई ए कॉस अल्फा, तो ई और ए दोनों पॉजिटिव हैं, यहां पर कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण पॉजिटिव। यानी कुछ भी हो जाए, यहां हमेशा जो भी फ्लक्स होगा ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। और इस देखने वाले को क्या लग रहा है कि ये फ्लक्स बाहर निकल रहा है। कैसा है? आउटवर्ड फ्लक्स है, यानी किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर सपोज करिए कि ये बोर्ड है आपका, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बोर्ड से किधर की तरफ है? ऑब्जर्वर की तरफ, यानी आपकी तरफ, तो इस बोर्ड से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या है? पॉजिटिव। ठीक है ना? तो यहां से हमें एक चीज पता लगी कि व्हेन थीटा लाइज बिटवीन +90 to -90, ठीक है, वाया जीरो डिग्री, यानी 0 से +90 और 0 डिग्री से -90 डिग्री, इसके लिए थीटा क्या होगा? पॉजिटिव, और फ्लक्स भी क्या होगा? पॉजिटिव। दैट इज आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव। इसको आप लोग नोट कर लो। क्यों? क्योंकि सरफेस से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है? तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्या बना कि ऑब्जर्वर की तरफ आने वाला फ्लक्स, यानी किसी सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स हमेशा क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। इसको आप नोट कर ले, मैंने मिटा रहा हूं। अब देखें क्या हो जाएगा। अब अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ए के बीच में बनने वाला एंगल सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में पड़े, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो, तो यहां पर बेटा जो एंगल बना, इसको मैं मिटा देता हूं, ये ई और ए के बीच का ये जो एंगल बना, ये एंगल बीटा, या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ऐसे आ रही हो और इसको इस तरीके से क्रॉस करे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो एंगल बनेगा, सपोज कर लीजिए ईटा, तो ये जो बीटा है, ईटा है, या यहां पर और जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? यहां पर क्या हो जाएगा? हमेशा कॉस पीटा नेगेटिव है ना, क्योंकि यहां साइन और यहां पर टैन पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे कॉस इन दोनों में क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां पर जो फाई ई बनेगा ये भी क्या होगा? नेगेटिव। यहां पर देखो कॉस ईटा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव, यानी फाई ई क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और देखने वाले को क्या लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर घुस रही है, यही तो लग रहा है ना। तो व्हेन थीटा की जो रेंजिंग होगी ये 90 से 180 और 180 से 270 या -90 है ना, इस रेंज में क्या हो जाएगा? थीटा नेगेटिव, यानी फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और एक जो सारा मतलब सामान्य भाषा में जो कॉन्सेप्ट आया कि इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपकी तरफ से इस बोर्ड की तरफ होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बोर्ड के अंदर जा रही हैं, तो वो फ्लक्स कैसा माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बोर्ड से बाहर निकल रही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हमें किसी एक पॉइंट पर ऑब्जर्वर को रखना है और जो फ्लक्स टुवर्ड ऑब्जर्वर इज पॉजिटिव एंड फ्लक्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज नेगेटिव। तो ये तो हो गया किसके? इनवर्ड आउटवर्ड, सरफेस के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में फ्लक्स टुवर्ड ऑब्जर्वर इज पॉजिटिव। दूसरा, फ्लक्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर इज नेगेटिव।
यानी ऑब्जर्वर की तरफ आने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और ऑब्जर्वर की से दूर जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। और ये इसको आप किसी भी तरीके से सवाल में कहीं पर भी ऑब्जर्वर को आप रख दो, है ना, हमेशा आंसर सेम आएगा। यानी जो फ्लक्स है वो ऑब्जर्वर के ऊपर, ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा। तो यहां से मैक्सिमम और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए कुछ करना नहीं है हमें। फाई ई जो है इसमें क्या है हमारा, ई ए कॉस थीटा, यही तो ना। तो जहां पर कॉस थीटा मैक्सिमम होगा वहां पर फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। जहां कॉस थीटा मिनिमम होगा वहां फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव फ्लक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, +1 और -1। तो जब E और A सेम डायरेक्शन में होंगे तो एसोसिएटेड फ्लक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, E इंटू ए। और जब E और A एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल, यानी जिस डायरेक्शन में A है इसी डायरेक्शन में अगर E हो, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो फाई मैक्स आएगा ये कितना आ जाएगा, ई ए कॉस 0, और ये हो जाएगा ई ए। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ई और ए के बीच का एंगल कितना बना, पाई। तो यहां पर आ जाएगा हमारा फाई मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन और फाई मिनिमम, ये कितना हो जाएगा, ई ए कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू -1, यानी ये माइनस ई ए। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इस तरह से हो, यानी इनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो फाई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस ई से लेकर के माइनस ई तक, यानी टोटल चेंज कितना आएगा, 2E का। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक चीज थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। अब इस पर एक आध दो छोटे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसके साथ में लगाते चलते हैं हम लोग। देखिए हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2i + 3j - 4k, और जो एरिया वेक्टर उसको यहाँ सरफेस वेक्टर ऐसे दिखाया गया है, ये है 8j। तो बहुत आसान फॉर्मूला है, फाई ई बराबर कितना आता है आपका, E डॉट ए या E डॉट एस, यानी डॉट प्रोडक्ट, सीधे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 2i + 3j - 4k डॉट 8j। तो इसमें क्या होगा, सेम यूनिट वेक्टर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, यानी यहां पे i का कोई कंपोनेंट नहीं, 0i, 0k तो खत्म हो जाएगा। 3j को 8j से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 24 यूनिट है। जो भी यूनिट इसके लिए गई हो उसमें 24 वैल्यू आएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये डॉट प्रोडक्ट आप 11th में पढ़ के आए हुए हैं, इसलिए मैं यहां पर उसको नहीं बता रहा हूं। तो इस सेकंड क्वेश्चन में हमें देखो E क्या दिया हुआ है, E = 3/5 E0 I कैप + 4/5 E0 J कैप, और E0 की वैल्यू कितनी है, 1000 वोल्ट पर मीटर दी हुई है। तो इसको पहले हम लोग E की वैल्यू लिख लेते हैं। E की वैल्यू यहां पर 1000 लिख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 I कैप + 800 J कैप आ जाएगा। अब वेक्टर एस अगर हम लिखना चाहें तो देखो, वेक्टर एस यानी जो एरिया है वो कितना है, 0.1 मीटर स्क्वायर, और किसमें है, वाईजेड प्लेन में। तो वाईजेड प्लेन में है, यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये सपोज कर लीजिए ये वाईजेड प्लेन है, तो डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स। वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स। तो x की तरफ, x की डायरेक्शन में अगर हमें किसी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो हमें i कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 0.1 × i कैप, ये इतने वोल्ट पर मीटर और ये इतने मीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी हो गया, फाई ई = कितना हो जाएगा, E डॉट एस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 i कैप + 800 j कैप डॉट 0.1 i कैप, i से i वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट मीटर। ठीक है ना, या 60 वेबर लिख लीजिए इसकी जगह। तो ये क्या हो गया, फ्लक्स के एकदम बेसिक एग्जांपल। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो किसका है, एनसीईआरटी का। इस एग्जांपल में
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई एक्स की वैल्यू कितनी है, अल्फा रूट एक्स, जहां पर अल्फा क्या है 800, यानी ये हो जाएगा 800 अंडर रूट एक्स। और यहां पर देखो एक चीज ये दी गई है, पहली चीज जो नोट करने वाली बात है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे हम एक्स पर आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो पहले सरफेस पर ध्यान से देखिए, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है 0 और इस सरफेस पर एक्स की वैल्यू क्या है a। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर जो हमारा E1 निकलेगा ये कितना हो जाएगा, अल्फा अंडर रूट 1, यानी हो जाएगा अल्फा अंडर रूट 1, यानी हमारा अल्फा कुल मिला के अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहां पर 800, तो 800 वोल्ट पर मीटर हो जाएगी इस पहले सरफेस पर, ये वाले सरफेस पर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। और आगे चलिए तो ये सरफेस मिलेगा जहां पर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव एक्स, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स। तो ये हो गया वेक्टर E1 और ये हो गया वेक्टर E2। और बेटे E2 की डायरेक्शन, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगा अल्फा अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस a 2a, यानी 2, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है यहां पर 1 दी हुई है। तो अल्फा, इसका मतलब यहां आ गया ये अल्फा अंडर रूट 2, यानी ये हो जाएगा 800 रूट 2 वोल्ट पर मीटर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है उसकी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर दी। अब देखिए क्या है दिया हुआ है कि ए साइड का एक क्यूब रखा हुआ है। अब इस क्यूब के अलग अलग फेसेस पे हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो इसमें कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, और पूछा जा रहा है कि इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके हर सरफेस से एसोसिएट होने वाला फ्लक्स हम लोग ले लें और हमें पता लग जाएगा, उन सबको जोड़ देंगे तो पता लग जाएगा कि टोटल फ्लक्स कितना एसोसिएट हो रहा है। उससे पहले एक चीज ध्यान से देखें, इस ऊपर वाले सरफेस पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी, लेकिन इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर होगा, यानी यहां पर कितना एंगल है 90 डिग्री। नीचे वाले बॉटम पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स पे होगी, लेकिन एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा, यानी यहां भी कितना है 90 डिग्री। सामने वाले सरफेस पर देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर एक्स एक्सिस पर है और एरिया वेक्टर कैसे है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो ई और ए के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। ऐसे पीछे वाले सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर देखिए तो एरिया वेक्टर तो ऐसे है, लेकिन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे, लेकिन एरिया वेक्टर कैसे है, इस तरीके से है ना, तो वो भी 90। यानी जो 4 सरफेसेस हैं इन पर तो क्या है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी अगर मैं इससे पहले वाले से बोलूं φ1, दूसरे से φ2, तीसरे से φ3, तो यहां पर एक चीज समझ में आती है कि φ3, φ4, φ5 और φ6 इसकी वैल्यू में हो जाएगी EA cos 90 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यानी हमारे लिए जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज मिलेंगी वो कौन कौन सी, E1 और E2। अब जरा देख लेते हैं इस सरफेस पर तुम अगर ऑब्जर्वर हो तो कहां खड़े रहोगे, इस क्यूब के अंदर तो जाओगे नहीं, क्यूब के बाहर ही, क्योंकि क्यूब तो क्लोज्ड है। तो इस क्यूब के बाहर अगर खड़े रहोगे तो तुम बेटा ऑब्जर्वर यहां पर हो, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस टू ऑब्जर्वर, ये। और अगर साइड ए है तो एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर। यहां पर ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, सरफेस टू ऑब्जर्वर, यानी यहां पर थीटा कितना है, ई और ए के बीच में 0, यहां ई और ए के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो फाई नेट जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा φ1 प्लस φ2, और बेटा φ1 कितना हो जाएगा E1 डॉट ए और φ2 हो जाएगा E2 डॉट ए, क्योंकि एरिया तो सेम है सब में। E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू आ रही है 800 इंटू ए की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, यानी 1 इंटू कॉस
यहां पर कितना एंगल, पाई यानी 180 कॉस पाई, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 800 अंडर रूट 2, 800 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 1, ए इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1 इंटू कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू बेटा +1, कॉस पाई -1, यानी ये कितना आ जाएगा 800 अंडर रूट 2 माइनस 800, यानी ये कितना हो जाएगा 800 अंडर रूट 2 -1, ये हमारा फाई नेट आ जाएगा इतने वेबर। अब इसके बाद जो अगला चीज इसमें पूछा गया था कि बताओ इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा, तो टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम हमें ये बताती है कि जो टोटल फ्लक्स है फाई नेट ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहां से Q की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लेंगे, फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको एनक्लोज चार्ज की वैल्यू पता लग जाएगी कि इसमें कितना चार्ज रखा होना चाहिए इतना फ्लक्स एसोसिएट होने के लिए। तो ये अभी हम लोगों ने चूंकि पढ़ा नहीं इससे मैं इसको नहीं बता रहा हूं, इसका ये हिंट दे दिया है। तो अभी 3 एग्जांपल से आपने देखा कि बेसिक हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं उसके फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा और वो होगी हमारी गॉस थ्योरम। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, जो भी आपको क्वेरीज है उन्हें कमेंट बॉक्स में भेजिए और मिलेंगे अगले भाग में। नमस्कार।